हमारी आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का इस्तकबाल है। आज हम रियाजी की बहुत अहम कंसेप्ट अलामत के ताल्लुक से पढ़ेंगे। रियाजियाती आमाल के बारे में आपने सुना होगा। 4 रियाजियाती आमाल होते हैं: जमा, नफ़ी, ज़रब और तक़सीम। तो ये जो अलामत हैं, इन अलामत का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इनके क्या उसूल हैं, इसके ताल्लुक से आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आदाद। 2 तरह के आदाद होते हैं। जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने एक अदद दिया है 5। अब 5 के सामने यहाँ पर कुछ अलामत नहीं है, तो कुछ अलामत नहीं है इसका मतलब उसके सामने जमा की अलामत है, और ऐसे अदद को मुस्बत अदद कहते हैं। ऐसा अदद जिसके सामने जमा की अलामत हो वो मुस्बत अदद कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर आप एक अदद देखेंगे 7 और उसके साथ नफ़ी की अलामत है, तो ये अदद मनफी अदद कहलाएगा। उसके बाद एक अदद और है 2, 2 के सामने कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब उसके सामने जमा की अलामत है, और ये अदद मुस्बत अदद कहलाएगा। इसी तरीके से और ये आदाद हैं। तो ऐसा अदद जिसके सामने जमा की अलामत हो वो मुस्बत अदद कहलाएगा, और ऐसा अदद जिसके सामने नफ़ी की अलामत हो वो मनफी अदद कहलाएगा। तो हमारे पास 2 टाइप के अदद हैं, मुस्बत आदाद और मनफी आदाद। अब देखते हैं कि इन अदद की जमा नफ़ी कैसे करते हैं और उनके क्या उसूल हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जमा और तफरीक के उसूल। तो सबसे पहला उसूल है, मिसाल के तौर पर आपके पास 2 अदद हैं। ये जो 2 चौकोन मैंने दिया है, तो ये अदद को ज़ाहिर करने के लिए मैंने दिया है। 2 अदद आपके पास हैं और दोनों अदद के सामने जमा की अलामत है। पहला अदद है उसके सामने भी जमा की अलामत है, दूसरा अदद है उसके सामने भी जमा की अलामत है। तो इस सूरत में अगर ऐसी सूरत आपको दिखती है तो इस सूरत में अमल जमा का होगा। मतलब आप दोनों अदद को जमा करेंगे और जमा करने के बाद जो अदद आएगा उसके सामने बड़े अदद की अलामत लगाना है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखेंगे 7 जमा 8। तो 7 के सामने यहाँ पर कुछ अलामत नहीं है, मतलब जमा की अलामत है। तो इस सूरत में पहले अदद के सामने भी जमा है, दूसरे अदद के सामने भी जमा है। तो अमल यहाँ पर अमल जमा का होगा, मतलब दोनों अदद को जमा करते हैं। तो 7 और 8 दोनों को जमा करते हैं तो 15 आएगा। अब जमा होने के बाद जो अदद आया, अब देखेंगे उसके सामने कौन सी अलामत आएगी। तो इस सूरत में अलामत बड़े अदद की लगाएंगे। तो बड़ा अदद 8 है, तो 8 के सामने जमा है, तो इसलिए 15 के सामने अलामत जमा की आएगी। इसी तरीके से दूसरी मिसाल 11 जमा 2। 11 के सामने कोई अलामत नहीं है, मतलब जमा की अलामत है। अब यहाँ पर आप देखो पहले अदद के सामने भी जमा है, दूसरे अदद के सामने भी जमा है। तो इस सूरत में अमल जमा का होगा। 11 को 2 से जमा करते हैं तो 13 आएगा, और अमल होने के बाद जो अदद आया उसके सामने अलामत बड़े अदद की लगाएंगे। तो बड़ा अदद यहाँ पर 11 है, 11 के सामने जमा की अलामत लगाएंगे। तो ये पहला उसूल है। उसी उसके बाद दूसरा उसूल है, 2 अदद आपके पास हैं और दोनों अदद के सामने नफ़ी की अलामत है, मतलब पहले अदद के सामने भी नफ़ी की अलामत है और दूसरे अदद के सामने भी नफ़ी की अलामत है। तो इस सूरत में अमल जमा का होगा, मतलब आप दोनों अदद को जमा कर देंगे और जमा करने के बाद जो अदद आएगा उसके सामने अलामत बड़े अदद की लगाना है। अब जैसे मिसाल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नफ़ी 9, नफ़ी 6। 9 के सामने आप देखेंगे नफ़ी की अलामत है, 6 के सामने भी नफ़ी की अलामत है। तो अमल जमा का होगा, मतलब 9 को 6 के साथ जमा करते हैं। तो 9 और 6 को जमा करते हैं तो 15 आएगा। 15 आने के बाद अब देखेंगे आप अलामत कौन सी आएगी उसके सामने, तो बड़े अदद की अलामत देखेंगे। तो बड़ा अदद 9 है, 9 के सामने नफ़ी है, तो इसलिए 15 के सामने भी नफ़ी की अलामत आएगी। इसके बाद दूसरी मिसाल यहाँ पर आप देखें नफ़ी 22, नफ़ी 8।
22 के सामने आप देखेंगे नफी की अलामत है, 8 के सामने भी नफी की अलामत है। तो इस सूरत में अमल जमा का होगा, मतलब 22 को 8 से जमा करते हैं तो 30 आएगा, और अलामत बड़े अदद की लगाएंगे। तो बड़ा अदद 22 है, 22 के सामने नफी है, तो इसलिए 30 के सामने भी नफी की अलामत आएगी। ये दूसरा उसूल है। उसके बाद तीसरा उसूल, दो अदद आपके पास हैं, पहले अदद के सामने जमा है, दूसरे अदद के सामने नफी है, तो इस सूरत में अमल नफी का होगा, और अमल नफी का होने के बाद अलामत बड़े अदद की लगाएंगे। जैसे मिसाल में ले लेता हूँ, मिसाल से समझ में आएगा। यहाँ पर अदद है 16 नफी 12। अब 16 के सामने कुछ अलामत नहीं है, मतलब जमा है। यहाँ पर आप देखो, 16 के सामने जमा है, 12 के सामने नफी है, तो जमा नफी। तो इस सूरत में अमल नफी का होगा, मतलब आप दोनों अदद को नफी कर देंगे। तो नफी हमेशा बड़े अदद की छोटे अदद से होगी। तो 16 को 12 से नफी करते हैं, तो 16 को 12 से नफी करते हैं, 4 आएगा। अब अदद लिखने के बाद आप देखेंगे इसके सामने कौन सी अलामत लिखेंगे, तो अलामत बड़े अदद की लिखना है। तो बड़ा अदद 16 है, 16 के सामने जमा है, इसलिए जवाब में 4 के बाद भी जमा आएगा। अब दूसरी एक मिसाल ले लेता हूं मैं, 5 नफी 11। 5 के सामने यहाँ पर कुछ अलामत नहीं है, मतलब जमा की अलामत है। अब देखो यहाँ पर 5 के सामने जमा है, 11 के सामने नफी है, तो जमा नफी मतलब अलामत अलग अलग है, तो उस सूरत में अमल नफी का होगा। तो नफी हमेशा बड़े अदद की छोटे अदद से होगी, तो 11 को 5 से नफी करेंगे तो 6 आएगा। 6 के सामने देखेंगे कौन सी अलामत आएगी, तो बड़ा अदद देखना है। तो बड़ा अदद यहाँ पर 11 है, 11 के सामने नफी है, इसलिए 6 के सामने भी नफी की अलामत आएगी। फिर चौथा उसूल, चौथा उसूल यहाँ पर आप देखें, दो अदद है, और पहले अदद के सामने नफी की अलामत है, दूसरे अदद के सामने जमा की अलामत है, तो उस सूरत में अमल नफी का होगा, और नफी का अमल होने के बाद उसके सामने अलामत बड़े अदद की लगाना है। मिसाल से इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। जैसे यहाँ पर मैंने मिसाल दिया, नफी 14 जमा 10, मतलब 14 के सामने नफी की अलामत है, और 10 के सामने जमा की अलामत है, तो इस सूरत में अमल नफी का होगा। तो नफी के लिए हम हमेशा बड़े अदद को छोटे अदद से नफी करेंगे, तो 14 में से 10 नफी करते हैं तो 4 आएगा। उसके बाद अलामत बड़े अदद की लगाना है। तो बड़ा अदद 14 है, 14 के सामने नफी है, इसलिए 4 के सामने भी नफी आएगा। उसके बाद दूसरी मिसाल देखते हैं, नफी 3 जमा 11। तो यहाँ पर आप देखो, पहले अदद के सामने नफी की अलामत है, और दूसरे अदद के सामने जमा की अलामत है, तो इस सूरत में अमल नफी का होगा, मतलब बड़े अदद को छोटे अदद से नफी कर देंगे। तो 11 को 3 से नफी करते हैं तो 8 आएगा। अब देखेंगे अलामत, तो अलामत बड़े अदद की लगाना है। तो बड़ा अदद 11 है, इसलिए 11 के सामने जमा की अलामत है, तो जवाब में जो 8 आया उसके साथ भी जमा की अलामत आएगी। तो इस तरीके से जमा और नफी के 4 उसूल हैं। अब ये 4 उसूल देखने के बाद हमें 3 बातें याद रखना है। पहली बात, अगर दोनों आदात की अलामत एक जैसी हो, मतलब पहले अदद के सामने जमा है तो दूसरे अदद के सामने भी जमा होगा, या फिर पहले अदद के सामने नफी है, दूसरे अदद के सामने भी नफी होगा, तो इस सूरत में अमल जमा का होगा। ये पहली बात हमें याद रखना है। उसके बाद अगर आदात की अलामत अलग अलग हो, अलग अलग मतलब पहले अदद के सामने जमा है, दूसरे के सामने नफी है, या फिर पहले के सामने नफी है, दूसरे के सामने जमा है, तो इस सूरत में अमल नफी का होगा, मतलब दोनों अदद को आप नफी कर देंगे। तो यहाँ पर दो अहम बातें आपको पहले याद रखनी है। अगर दोनों अदद के सामने एक जैसी अलामत हो तो अमल जमा का करना है, और दोनों अदद के सामने अलामत अलग अलग हो तो अमल नफी का करना है। फिर तीसरी अहम बात,
اس میں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جمع یا تفریق کا عمل کرنے کے بعد ہم جمع کا عمل کریں یا نفی کا عمل کریں، عمل کرنے کے بعد ہمیشہ علامت بڑے عدد کی لگانا ہے۔ جمع یا نفی کا کچھ بھی عمل ہو جائے گا، جو جواب آئے گا تو اس عدد کے سامنے علامت ہمیشہ بڑے عدد کی لگانا ہے۔ تو یہ جمع اور نفی کے 4 اصول ہیں۔ اب اسی طریقے سے ضرب کے بھی اصول ہیں۔ وہ اصول، ضرب کے اصول بتانے سے پہلے یہاں پر کچھ مثالیں میں نے دی ہیں آپ لوگوں کے لیے حل کرنے کے لیے، آپ لوگ اس کو حل کر سکتے ہیں اور حل کر کے چیک کر سکتے ہیں، اور کچھ ڈاؤٹ وغیرہ رہے گا تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں۔ اس کے بعد ضرب کے کچھ اصول ہیں۔ پہلا اصول ہے، دو عدد آپ کے پاس ہیں اور دونوں عدد کے درمیان میں یہاں پر 2 لفظ استعمال کروں گا، درمیان اور سامنے۔ درمیان مطلب دونوں عدد کے درمیان میں یہاں پر ضرب کی علامت ہے، لیکن دونوں عدد کے درمیان میں سامنے، دونوں عدد کے سامنے جمع کی علامت ہے۔ مطلب عدد کی علامت جمع جمع ہے اور درمیان میں ضرب کی علامت ہے، تو اس صورت میں عمل ضرب کا ہوگا اور علامت جمع کی آئے گی۔ مطلب اگر 2 عدد ہیں اور دونوں عدد کے درمیان میں ضرب کی علامت ہے اور اعداد کے سامنے جمع کی علامت ہے، تو اس صورت میں عمل ضرب کا کریں گے اور علامت جمع کی لگائیں گے۔ جیسے مثال دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھو 7 اور 3 ان کے درمیان میں ضرب کی علامت ہے، اور عدد 7 کے سامنے کچھ علامت نہیں ہے تو جمع ہے، 3 کے سامنے کچھ علامت نہیں ہے تو جمع ہے، تو عمل ضرب کا ہوگا۔ مطلب دونوں کو آپ ضرب کر دیں گے، تو 7 اور 3 کو ضرب کرتے ہیں تو 7 تیا 21۔ عمل ضرب کا ہونے کے بعد اب دیکھیں گے 21 کے سامنے کون سی علامت آئے گی، تو علامت جمع کی آئے گی، تو یہاں پر جمع ہے تو یہاں پر جمع کی علامت آئے گی۔ اسی طریقے سے یہاں پر دوسری مثال ہے، اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیم اسی طریقے سے پہلے اصول کے بعد اب دیکھو آپ دوسرا اصول، 2 عدد آپ کے پاس ہے، دونوں عدد کے درمیان میں بیچ میں ضرب کی علامت ہے اور پہلے عدد کے سامنے نفی کی علامت ہے، دوسرے عدد کے سامنے بھی نفی کی علامت ہے، تو اس صورت میں عمل ضرب کا ہوگا اور ضرب کا عمل ہونے کے بعد علامت جمع کی آئے گی۔ جیسے یہاں پر مثال میں دے دیتا ہوں، یہاں پر 2 عدد ہے، نفی 10 نفی 4، درمیان میں بیچ میں ضرب کی علامت ہے تو عمل ضرب کا ہوگا، مطلب دونوں عدد کو ضرب کر دینا ہے، تو 10 اور 4 کو ضرب کر دیں گے 40 آئے گا۔ عمل ہونے کے بعد اب علامت دیکھیں گے، علامت جمع کی آئے گی، تو 40 کے سامنے علامت جمع کی آئے گی۔ اسی طریقے سے دوسری مثال آپ دیکھیں گے، نفی 2 اور نفی 8، دونوں کے درمیان میں ضرب کی علامت ہے اور پہلے عدد کے سامنے نفی ہے، دوسرے عدد کے سامنے بھی نفی ہے، تو اس صورت میں عمل ضرب کا ہوگا، مطلب آپ دونوں کو ضرب کر دیں گے تو 8 دونی 16، ان کے سامنے علامت جمع کی آئے گی تو 16 کے سامنے علامت جمع آئے گی۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز آپ کو نوٹس کرنا ہے، اگر عدد کے سامنے علامت ایک جیسی ہو، عدد کے سامنے علامت ایک جیسی ہو تو عمل ہونے کے بعد علامت آپ کو ہمیشہ جمع کی لگانا ہے۔ یہ ایک بات یہاں پر آپ کو 2 اصول دیکھنے کے بعد نوٹس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 اصول دیکھنے کے بعد اب تیسرا اصول دیکھتے ہیں۔ 2 عدد آپ کے پاس ہے اور ان کے درمیان میں بیچ میں ضرب کی علامت ہے اور پہلے عدد کے سامنے جمع ہے، دوسرے عدد کے سامنے نفی ہے، تو اس صورت میں عمل آپ ضرب کا کریں گے، ضرب کا عمل ہونے کے بعد علامت نفی کی لگائیں گے۔ جیسے مثال میں لے لیتا ہوں، یہاں پر پہلی مثال ہے 6 ضرب نفی 7، اب 6 کے سامنے کچھ علامت نہیں ہے تو جمع ہے، 6 اور 7 کے درمیان میں ضرب کی علامت ہے تو عمل ضرب کا ہوگا، تو 6 ستے 42، اور عمل ہونے کے بعد اب علامت دیکھیں گے،
तो अलामत नफी की लगाएंगे। तो 42 के सामने नफी की अलामत आ जाएगी। तो अगर आप दो अदद को ज़रब करते हैं, अमल ज़रब का होता है, और अदद की जो अलामत है, अदद के सामने जो अलामत है वो अगर अलग अलग होगी, तो ज़रब का अमल होने के बाद अदद के सामने नफी की अलामत लगाएंगे। उसके बाद दूसरी मिसाल, यहाँ पर आप देखेंगे 8 ज़रब नफी 5। 8 के सामने कुछ अलामत नहीं है तो जमा है। तो यहाँ पर देखो आप, 8 और 5 दोनों के दरमियान में ज़रब है, तो इसलिए अमल ज़रब का होगा। तो 8 और 5 को ज़रब कर देंगे तो 40 आएगा। अमल ज़रब का होने के बाद अदद की अलामत देखो अलग अलग है, मतलब एक के सामने जमा है, दूसरे के सामने नफ़ी है, तो अमल होने के बाद अलामत नफ़ी की आएगी। ये तीसरा उसूल है। फिर उसके बाद चौथा उसूल है, दो अदद आपके पास हैं और दोनों के दरमियान में बीच में ज़रब की अलामत है। पहले अदद के सामने नफ़ी है, दूसरे अदद के सामने जमा है। तो इस सूरत में अमल ज़रब का होगा और अलामत नफ़ी की आएगी। मतलब अगर दो अदद के सामने दोनों अदद के दरमियान में ज़रब है और आदाद की अलामत अलग अलग है, मतलब पहला अदद नफ़ी दूसरा जमा, तो उस सूरत में अमल होने के बाद अलामत हमेशा नफ़ी की लगाना है। मिसाल देखते हैं हम। नफ़ी 12 ज़रब 3। तो यहाँ पर आप देखो, 3 के सामने कुछ अलामत नहीं है, मतलब जमा है। तो 12 और 3 के दरमियान में ज़रब की अलामत है, इसलिए ज़रब का अमल होगा। तो 12 तिया 36। अब अलामत देखेंगे, पहले अदद के सामने नफ़ी है, दूसरे के सामने जमा, मतलब अलामत अलग अलग है, तो अमल होने के बाद अलामत नफ़ी की लगाना है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल, नफ़ी 11 और 7। 7 के सामने अलामत कुछ नहीं है तो जमा है। दोनों अदद के दरमियान में ज़रब की अलामत है, तो इसलिए अमल ज़रब का होगा। और पहले अदद के सामने नफ़ी है, दूसरे अदद के सामने जमा है, अलामत अलग अलग है, तो इस सूरत में अदद के सामने अलामत नफ़ी की आएगी। तो इस तरीके से ज़रब के भी 4 उसूल हैं। तो जमा, नफ़ी और ज़रब के उसूल एक मरतबा आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में अच्छे से वो आ जाएगा। अब ज़रब के उसूल देखने के बाद भी तीन उसकी अहम बातें, ये जो 4 उसूल देखे हमने, वो 4 उसूल का निचोड़ जो अहम बात है वो अपने को याद रखना है। पहली बात, आदात की अलामत कुछ भी हो लेकिन अमल ज़रब का होगा। मतलब अगर दो अदद के दरमियान में ज़रब की अलामत हो तो अमल हमेशा ज़रब का होगा। ज़रब का अमल होने के बाद, जो ज़रब का अमल हो जाएगा, ज़रब का अमल होने के बाद अगर आदात की अलामत, हाँ, मतलब पहले अदद के सामने जमा, दूसरे अदद के सामने जमा, या पहले अदद के सामने नफ़ी दूसरे अदद के सामने नफ़ी, तो इस सूरत में ज़रब के अमल के बाद अदद की अलामत जमा होगी। मतलब अगर आप दो अदद को ज़रब करते हैं, ज़रब करने के बाद आप देखेंगे पहले अदद के सामने जमा है, दूसरे अदद के सामने जमा है, या पहले अदद के सामने नफ़ी है, दूसरे अदद के सामने नफ़ी है, तो अमल होने के बाद आप अलामत जमा की लगाएंगे। तीसरी अहम बात, अगर आदात की अलामत अलग अलग हो, जैसे पहले अदद के सामने जमा हो दूसरे के सामने नफ़ी, या पहले अदद के सामने नफ़ी दूसरे के सामने जमा, तो ज़रब का अमल होने के बाद, मतलब आप पहले दोनों अदद को ज़रब कर देंगे, वो अमल होने के बाद जो अदद आएगा उसके सामने अलामत नफ़ी की आएगी। तो ये तीन बातें हमें ज़रब के उसूल के लिए याद रखनी है। तो यहाँ पर मैंने